Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of June 2022। तो 14 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, lithospheric plates move around very slowly, just a few millimeters each year. What is the reason behind this movement? क्या कारण है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं? फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, सेकंड है मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड अर्थ, थर्ड है ओशन करंट्स, या चौथा है फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स ऑन अर्थ क्रस्ट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ अ रीजन लार्जली डिपेंड्स अपॉन। एक जो क्लाइमेट और वेदर है वो इनमें से किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला लिखा है हाइट अबव द मीन सी लेवल, दूसरा लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तीसरा लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन, चौथा लिखा है प्रॉक्सिमिटी विद मेजर वाटर बॉडीज। तो आपको बताना है कि क्या अफेक्ट करता है जो क्लाइमेट एंड वेदर है उसको। ए इज 1 2 3, बी इज 1 3 4, सी इज 1 2 4 या डी इज 1 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज बीन फॉर्म्ड बाय कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट फ्रॉम फोर्सेस एक्टिंग डीप इनसाइड द अर्थ। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था इंडो गैंगेटिक प्लेन लाइज टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1 2 3। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। आप इनके आंसर्स करने की कोशिश करिएगा। डू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें पहली न्यूज जो है वो है चाइना ने प्रपोज किया है टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिसने प्लान किया है टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस, तो यह है चाइना, जिसने कि ये कहा है कि भैया इनएग्जॉस्टिबल पावर अगर आपको चाहिए तो आपको स्पेस में सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो वही है 400 किलोमीटर की हाइट जो ऊपर है एटमॉस्फेयर के ऊपर, वहां पे लगभग जहां पे आपका लो जिसको अपन वो बोलते हैं ना, जस्ट जहां पे स्पेस की वो होती है, तो वहीं पे ये कह रहे हैं कि इनएग्जॉस्टिबल पावर के लिए दे विल बी स्टार्टिंग दैट सोलर पावर प्लांट। 2028 में इन्होंने प्लान किया। पहले लॉन्च करने का सोचा था इन्होंने 2030 में। चाइना ने अर्लियर प्लान किया था कि 1 मेगावाट कैपेसिटी का वो 2030 तक करेंगे, बट नाउ दे हैव चेंज द प्लान एंड दे आर सेइंग दैट द चाइना विल लॉन्च अ सैटेलाइट इन 2028 फॉर दैट, ठीक है ना। अब जो ये सैटेलाइट है, इट विल टेस्ट द वायरलेस पावर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्पेस टू ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। तो ये जो सैटेलाइट है ये टेस्ट करेगी वायरलेस पावर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को भाई स्पेस में बनेगी अगर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किसी ना किसी माध्यम से ट्रांसफर भी तो होनी चाहिए ना। तो ये टेस्ट करना है इनको, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है फ्रॉम ग्राउंड स्पेस टू ग्राउंड, मतलब लगभग 400 किलोमीटर की हाइट से किस तरीके से ट्रांसमिशन होगा। एंड इट विल ऑल्सो कन्वर्ट, क्या करेगा ये, कोशिश कैसे करेंगे कि जो सोलार एनर्जी वहां डेवलप हो रही है उसको माइक्रोवेव और लेजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल कन्वर्ट दैट एनर्जी ऑफ सोलार एनर्जी इनटू माइक्रोवेव्स और लेजर्स, एंड देन उसको यूज करेंगे यहाँ पे अर्थ पे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। याद रखिएगा, चाइना का ये प्लान है। दूसरी न्यूज है जायंट टॉर्टॉइज के रिगार्डिंग। तो जायंट टॉर्टॉइज एक फाउंड हुआ था 2019 में, एंड इसको नाउ कंफर्म कर दिया गया है कि इट बिलोंग्स टू द गैलापागोस स्पीशीज लॉन्ग बिलीव टू एक्सटिंक्ट। पहले जो स्पीशीज बहुत पहले ये मान लिया गया था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है गैलापागोस आइलैंड की, वो उसी को ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो जायंट टॉर्टॉइज है वो उसी स्पीशीज को बिलोंग करता है। इसका नाम लिखा है फर्नांडा, इसका नाम रखा गया है। द जायंट स्पीशीज का नाम क्या है? फर्नांडा, बिकॉज फर्नांडीना नाम का आइलैंड है जहां पे ये स्पीशीज मिलते हैं। फर्नांडीना नाम का आइलैंड है, इसलिए इसका नाम फर्नांडा रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि फर्नांडा या फर्नांडीना आइलैंड में कौन सा स्पीशीज मिला था। जायंट टॉर्टॉइज याद रखिएगा, फेमस है। गैलापागोस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको मैप दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस टॉर्टॉइज, द टॉर्टॉइज इज द फर्स्ट ऑफ हर स्पीशीज कॉल्ड चेलोनॉइडिस फैंटास्टिकस, है ना, याद रखिएगा।
चेलोनॉइडिस फैंटास्टिकस इसका जो साइंटिफिक नेम है, चेलोनॉइडिस फैंटास्टिकस है। एंड इसका इसको अगर इंग्लिश बोलेंगे तो फैंटास्टिक वैरायटी ऑफ जाइंट टॉर्टॉइज आप बोल सकते हैं, वही है चेलोनॉइडस फैंटास्टिकस। एंड इसको आइडेंटिफाई किया गया है एंड दिस वाज कंफर्म्ड बाय द नेचर कम्युनिकेशन बायोलॉजी नाम का जो जर्नल है, वहाँ पे कंफर्म किया गया। तो बस 2-3 फैक्ट ही थे जो याद रखना है गैलापागोस आइलैंड का। फर्नांडा इसकी स्पीशीज़ का नाम, फर्नांडीना आइलैंड, और इसकी जो फर्स्ट ऑफर स्पीशीज जिसको एक्सटिंक्ट मानते थे उसको क्या बोलते हैं, चेलोनॉइडिस फैंटास्टिकस। अब आप यहाँ पे देख लीजिए गैलापागोस आइलैंड का मैप है जिसमें कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे फर्नांडीना जो है, फर्नांडीना आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, फर्नांडीना, दिस इज द फर्नांडीना आइलैंड जहाँ पे मिला है। अब जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ओशियन है कहाँ पर, तो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर इस तरीके से अगर अपन बात करें, जैसे सॉरी लेट मी ड्रॉ इट अगेन, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा आपका लगभग साउथ अमेरिका, दिस इज हाउ द साउथ अमेरिका इज, है ना। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा पोर्शन है, इक्वाडोर का पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ इक्वाडोर। तो यहाँ पे इक्वाडोर है और यहीं पे आपका ये गैलापागोस है। तो मतलब कि कौन सा ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है आपका, पैसिफिक ओशियन। आप देख लीजिएगा, आप एक बार एटलस उठा के भी देख सकते हैं। तो इफ दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज योर इक्वाडोर एंड दिस इज द गैलापागोस, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये पनामा वाला है इस समझ, और फिर यहाँ पे इस तरीके से आपका ये अमेरिका इधर शुरू हो जाता है, ठीक है ना, दिस इज अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इक्वाडोर के साइड पे बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि आपका लोकेटेड है। तो गैलापागोस आइलैंड की लोकेशन मैंने आपको बता दी, पैसिफिक ओशियन याद रखेगा। और इसमें भी आपको मैंने दिखा दिया कि गैलापागोस में भी जो ये पार्ट है, सैन क्रिस्टोबाल है, फ्लोरिना है, सैंटियागो है, सेंटा क्रूज है, और यहाँ पे फर्नांडीना है, इजाबेला है। तो ये आप अलग अलग पार्ट हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है 10 जून को अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जो कि इंडिया लेड रेजोल्यूशन था ऑन मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन सा रेजोल्यूशन था ये, इंडिया लेड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंग्विज्म। और ये था जिसने कि पहली बार हिंदी लैंग्वेज को मेंशन किया एट सच अ बिग स्टेज, है ना, जिसने इतने बड़े स्टेज में एक रेजोल्यूशन के फॉर्म में हिंदी लैंग्वेज को मेंशन किया हो। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंग्विज्म, this is for the first time mentioning the Hindi language, and it encourages the United Nations to continue disseminating important communications and messages in official and non-official languages including Hindi। अब आपको पता होगा कि यूएन की अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, 6 ऑफिशियल यूएन लैंग्वेजेस हैं। आप लोग लिख लीजिए, 6 ऑफिशियल यूएन लैंग्वेजेस आर देयर, जो कि हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है ना। दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती है, बाकी सारी नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और ये रेजोल्यूशन जो है यूएन रेजोल्यूशन, इसने न केवल हिंदी को बल्कि उर्दू और बांग्ला को भी मेंशन किया है। तो इट इज़ द रेजोल्यूशन विच हैज मेंशन्ड उर्दू एंड बांग्ला अलॉन्ग विद हिंदी, ठीक है ना। तो उर्दू एंड बांग्ला को भी मेंशन करने वाला रेजोल्यूशन था। तो ये रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंग्विज्म है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप फ्रंट पेज देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, ईज डाउन हुआ है, 7.04% पे आ गया है। अब रीजन क्या था, ऑब्वियस सी बात है, अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया गया बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने रेपो रेट को क्या किया, इंक्रीज किया, है ना, रेपो रेट को इंक्रीज किया। तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर महंगाई या इन्फ्लेशन से लड़ना है तो मनी सप्लाई बाहर से खींचनी पड़ेगी, आरबीआई को पैसा खींचना पड़ेगा, इसीलिए वो रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें बढ़ा देता है जब इन्फ्लेशन होता है तो। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको क्या करता है, सेल कर देता है। अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में उसको जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई को सेल करनी पड़ेंगी। जब सेल करेगा तभी तो पैसा मार्केट से वापस आएगा, है ना। तो ये इनके तरीके हैं, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
सो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम पेजेस एंड अदर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। ये भी मैंने पीआईबी के भी एक जो न्यूज़ थे वो बता दिया आपको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल है टैकलिंग द क्राइसिस ऑफ राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। अब यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है, दिस इज रिटन रिगार्डिंग द फूड क्राइसिस एंड क्या गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो लगभग अगर हम फूड क्राइसिस की बात करें तो 3 से 4 इवेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस के हैं, स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन को जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1960s का टाइम माना जाता है, 1965 के आसपास एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 1965 1966 का जो टाइम पीरियड है कहा जाता है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था, है ना। और इसी के पहले जो हमारा जितने भी हमारे फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। PL 480 का नाम आपने सुना होगा, जो अमेरिका के यहाँ पिग्स को देते थे, वो फीड करते थे, वो उन्होंने हमको सेल कर दिए, देने की बात की थी। तो उस समय इंदिरा गांधी ने फिर ये स्टेप उठाया था कि उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, फिर सारी चीज़ें हमको पता है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर हम बात करें तो फूड क्राइसिस जो हैं वो लगभग 2 से 3 बार हुए हैं, जिसमें फूड प्राइस क्राइसिस हैं, बेसिकली फूड क्राइसिस नहीं, फूड प्राइस क्राइसिस हैं। तो ये 1973-76 के आसपास हुआ, है ना। उस समय इंडिया में भी प्रॉब्लम चल रही थी और गल्फ कंट्रीज में भी टेंशन चल रहा था। तो दैट वाज रिगार्डिंग दैट, गल्फ कंट्रीज के कारण। फिर दूसरा जो क्राइसिस है वो देखोगे आप लगभग 2002 के आसपास आपको नेक्स्ट दिखेगा, जो क्राइसिस है 2002 के आसपास दिखेगा। फिर आप देखोगे एक बार आपको फूड क्राइसिस 2008 में दिखेगी, 2008 में एक क्राइसिस दिखेगी, एंड लास्ट आपको जो क्राइसिस है वो अभी दिख रही है। तो अभी के इवेंट के पहले 3 इवेंट हमने बताए, जिसमें हमने 1973-76 की बात की, हमने 2002 की बात की, इसके बाद हमने देखा कि 2008 में कितना ज़्यादा प्राइस डाउन हुए। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अगर आप ये शॉक्स देखेंगे तो उस समय आपको दिखेगा कि ग्लोबली जो है 2 चीज़ें मेनली हुई होंगी। ऐसा जो शॉक आपको देखने को मिलेगा, ग्लोबली 2-3 इवेंट्स ऐसे रहते हैं जिन कारण से होता है। जैसे पहला जो इवेंट है, ये क्यों फूड प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ता है, वो है ऑयल शॉक, है ना। ऑयल शॉक आपको ये समझ में आना चाहिए कि रीज़न जो है ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्रोड्यूस कम हो रहा है इसलिए शॉर्टेज है। हमारे यहाँ आपको समझना कि इंटरनेशनल जितने भी इश्यूज हैं उनसे ये सारी प्राइजेस रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट रीज़न इज द ऑयल शॉक। ऑयल शॉक होगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऑयल शॉक होगा तो ऑयल शॉक से आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है जो फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब अगर किसान जो भी है या जो भी सेलर है अगर वो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा दे रहा है तो फिर वो रिटेलर से या कंज्यूमर से फिर ज़्यादा पैसा लेगा भी, इसलिए आपको रिटेल इन्फ्लेशन दिखता है। तो ऑयल प्राइसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो चीज़ है वो है सप्लाई चेन डिसरप्ट होना। सप्लाई चेन का डिसरप्ट होना का मतलब है कि जिस माध्यम से जो आपका फूड ग्रेन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो भी आपका प्राइस शॉक आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे हुआ क्या कि जो ये सप्लाई चेन थी ये डिसरप्ट हो गई, भाई इंपोर्ट बंद हो गए, एक्सपोर्ट बंद हो गए, तो ऑब्वियस सी बातें होगा। अभी इनफैक्ट जो अभी यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है उसमें क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस में सेम चीज़ हो रही है कि आपका यूक्रेन रशिया से जो वीट आना चाहिए था वो आ नहीं पा रहा है। जब वीट राइस आ नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके प्राइस आपको बढ़े हुए दिखेंगे। तो ये दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि क्यों आपको इतने ज़्यादा प्राइसेस दिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे में ऑथर ने कहा है कि देखो इंडिया ने अभी रिसेंटली एक फैसला लिया था कि वो जो वीट का एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हम रोक लगा दिए, है ना, वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाए। तो ऑथर ने कहा कि ऐसे फैसले लेने ज़रूरी हैं। अब देखो ये फैसला इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि हमारे यहाँ मतलब कम है या ऐसे, तो क्या उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया एक्सपोर्ट करता रहेगा पूरा, अगर हम पूरा एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक होता है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारे इंडिया में डिमांड कम थोड़ी हो रही है, हमारे इंडिया में भी डिमांड है, और ऐसे में अगर आप इस तरीके से करते हो कि आप पूरा का पूरा बाहर एक्सपोर्ट कर दोगे तो इंडिया में क्या कंज्यूम करोगे। दूसरी चीज़, किसी भी शॉक से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बफर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन अ बफर, ठीक है ना। और ये आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो 2 तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। या तो आप बाहर से इंपोर्ट करो, या तो इंपोर्ट आप खूब ज़्यादा कर लो तो आपके पास कमी नहीं रहेगी। दूसरा कि आप थोड़ा सा अपना सेव करो, अपना एक्सपोर्ट कम कर दो, ठीक है ना। दोनों तरीके हैं, या तो आप बाहर से इंपोर्ट करो या फिर आप अपना सेव करके रखो ताकि आपके यहाँ प्राइस शॉक इतना ज़्यादा ना देखने को मिले, है ना। तो बफर स्कीम्स हम देखते हैं, बफर स्कीम्स यही कारण होता है कि आती हैं, क्योंकि बफर स्कीम्स का करती क्या है, वो आपके यहाँ जो
जो उपज हो रही है उसको थोड़ा आपके यूज़ के लिए बचा करके रखती हैं। तो बेसिकली दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि हमको भी वही करना है, हमको इंटरनेशनल मार्केट भी बैलेंस करना है, लेकिन अब ऐसा अगर इमरजेंसी टाइम पीरियड टाइप की कोई चीज़ जगह आती है तो ऐसे में थोड़ा हार्श स्टेप उठाने पड़ सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपके एक्सपोर्ट पे थोड़ा रोक लगा दी गई, थोड़ा ये कर दिया गया, बट वो ऐसा नहीं है ना। तो फूड प्राइसेस जो क्राइसिस रही हैं वो एनर्जी क्राइसिस के कारण रही हैं या फिर सप्लाई चेन के डिसरप्शंस के कारण रही हैं। एंड इसलिए हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि जो फूड प्राइसेस की सप्लाई है प्लस जो आपका उनका प्राइस है वो आपका एक मेंटेन्ड लेवल पे रहे। अगला जो आर्टिकल है वो यहाँ पे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एट सेंटर स्टेज। यहाँ पे ऑथर जो हैं जयराम रमेश, इन्होंने रिक्वेस्ट किया जो गवर्नमेंट है उनसे कि भैया जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मतलब कि इन्वायरमेंट को सेंटर पॉइंट बना करके जब आप पॉलिसीज फॉर्म करते हो, व्हेन यू फॉर्म द पॉलिसीज एंड टेक डिसीजंस कीपिंग इन्वायरमेंट, कीपिंग द हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट एट द सेंटर, देन दैट इज नोन एज योर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो छांट करके आपको बताता हूँ। पहले तो 3 ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको एनवायरनमेंट की जो हिस्ट्री, एनवायरमेंटल चेंज की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब है रेचल कार्सन की किताब है साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में आई थी। रेचल कार्सन की किताब है साइलेंट स्प्रिंग 1962 की। पॉल अर्लिक की किताब है द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968। एंड क्लब ऑफ रोम, आप सबको पता होगा क्लब ऑफ रोम, जिनको नहीं पता वो एनसीईआरटी एटलीस्ट क्लास 8th की पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा क्लब ऑफ रोम के बारे में। लिमिट्स टू ग्रोथ नाम का एक पेपर आया था इनका 1972 में, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई इन्वायरमेंट की एक लिमिट है, एक कैरिंग कैपेसिटी है, जिससे ज्यादा अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो फिर आपके पास उसको उसकी जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आपको बता दूं मैं कि जो रेचल कार्सन की किताब है द साइलेंट स्प्रिंग, इसके आने के बाद ही पूरा जो फोकस था वो इन्वायरमेंटल चेंज और इन सब के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर गया था, ठीक है ना। रेचल कार्सन की किताब है। एंड पॉल अर्लिक की जो किताब है द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 एंड क्लब ऑफ रोम का लिमिट्स टू ग्रोथ, ये सारी एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। वो क्या चीज है कि आपको अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो आपको फिर इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए 1972 में आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस भी होती है ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी हुई हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे इंदिरा गांधी के रोल के बारे में बताया कि काफी इंपॉर्टेंट उनका भी रोल रहा है, और ना केवल उन्होंने स्टॉकहोम में बात की थी, बोला था, बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। तो अपन थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें की थी। तो एक इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था जिसको 1969 में रीएक्टिवेट किया था इंदिरा गांधी ने। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था जिसको रीएक्टिवेट किया था। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, काफी रोल था इनका। दूसरा, इन्होंने 1971 में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, कैस्पियन सी के बॉर्डर में, आपको पता है ईरान में, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1971 में रामसर कन्वेंशन में। और उसके बाद काफी वेटलैंड्स के लिए इंडिया में भी काम शुरू हुआ। 1972 में आपको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1972 में आया, वो भी इंदिरा गांधी के टाइम पे ही आया। एंड इंडिया की फर्स्ट स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम उन्होंने गिर में स्टार्ट किया फॉर एशियाटिक लॉयन इन 1972। इंडिया का पहला स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम गिर में उन्होंने एशियाटिक लॉयन के लिए स्टार्ट किया 1972 में। और 1973 में आप सबको पता है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उन्हीं के टाइम पीरियड के, तो इससे समझ में आता है कि थोड़ा जो उनका फोकस था वो उधर था। दूसरा, नॉर्मन बोरलॉ का एक नाम दिया है, तो मैं इसको बता दूं कि नॉर्मन बोरलॉ नोबल लॉरिएट है एंड ही इज रिगार्डेड एज साइंटिफिक गुरु ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी माने जाते हैं। अथर्ववेद को कोट करते हुए इंदिरा गांधी ने एक चीज बोली थी, वॉट ऑफ दी आई डिग आउट लेट दैट क्विकली ग्रो ओवर, लेट मी नॉट हिट दाई वाइटल्स और दाई हार्ट। यानी कि मतलब एक तरीके से अर्थ से बात कर रहा है एक व्यक्ति, वो कह रहा है कि जो भी मैं आपसे निकाल रहा हूं, जो भी मैं आपसे ले रहा हूं, लेट दैट क्विकली ग्रो ओवर, उसको दोबारा से ग्रो कर दो। लेट मी नॉट हिट दाई वाइटल्स और दाई हार्ट, मैं आपके हार्ट पे या आपके वाइटल्स पे प्रहार ना करूं, ऐसी मुझे बुद्धि देना, एटलीस्ट सद्बुद्धि दो, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स रिफर टू हर बीइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटलिस्ट एज वेल, एंड बहुत सारे जो एफर्ट्स थे वो लगाए गए थे। एंड अच्छा भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। डेमोलिशन ड्राइव वायलेट्स द इंटरनेशनल लॉ। तो अब ऑथर ने कहा है कि जो डेमोलिशन है ये राइट टू हाउसिंग के अगेंस्ट आता है। राइट टू हाउसिंग आपका आर्टिकल 21 के अंदर एक इंश्राइंड रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल राइट है। और अब ये जो बुलडोजर चलने की प्रक्रिया अलग अलग स्टेट्स में चालू हो गई है, तो ये वायलेट करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को। और अगर आप इंटरनेशनल लॉ देखें, स्पेशली मैं यहाँ पे लॉ आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है ये रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ एवरीवन टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल एंड कल्चर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है वो बोलता है। इसका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ दिस अगर स्टेट रिस्ट्रिक्ट करता है किसी व्यक्ति को, तो इट शुड बी ओनली बाय द मैनर डिटरमाइंड बाय द लॉ, है ना। अगर किसी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर, आर्टिकल 4 कहता है अगर किसी व्यक्ति का राइट टू हाउसिंग, राइट टू फूड अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, दैट शुड बी ओनली बाय द लॉ। इस तरीके से नहीं कि आप आर्बिट्ररी जाकर के आपने बुलडोजरिंग कर दी या ये कर दी, ठीक है ना। नो वन शुड बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, विद हिज फैमिली, होम और करस्पॉन्डेंस। तो ये ऑथर का कहना है कि जो ये बुलडोजरिंग होती है और ये जो चीजें हैं, दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉज, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अगेंस्ट जाता है ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर आंसर राइटिंग में कभी कुछ आए तो आप वहां पे यूज कर लीजिएगा बस, है ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। फोर्टिफाइड राइस, आपको पता ही है कि जब राइस को इस तरीके से मतलब इंजीनियर किया जाए कि उसके अंदर जो विटामिन या मिनरल्स कम है उनको उसकी कमी पूरी की जाए, तो ये ऑब्वियसली आपको ICDS स्कीम यानी कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है या पोषण अभियान है उसमें यूज करेगा। फोर्टिफाइड राइस का एग्जाम्पल आपको पता है गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाता है, विटामिन ए, और इसमें बीटा कैरोटीन डाला जाता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन, याद रखिएगा। फोर्टिफाइड राइस जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाता है और उसमें आपका डाला जाता है क्या? बीटा कैरोटीन। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आर्कियोलॉजी बोर्ड जो है वो मीट करेगा 8 साल के बाद। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी को रिवाइव किया था गवर्नमेंट ने। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी जो है बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 यानी 1861 में बनी हुई बॉडी है और आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको बनाया था, पहला डायरेक्टर था वो इसका। और AMASR एक्ट 1958 का है, एंड आर्ट एंड एंटिक्विटीज एक्ट है 1970 का, उसके अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट, ये भी आपको पता होने चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे गूगल जो है वो $118 मिलियन पे करेगा विमेन एम्प्लॉइज को। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो सूट था वो फाइल हुआ था कि जो विमेन है उनको कम तनख्वाह मिलती है और जो विमेन है उनको सेम जॉब के लिए कम तनख्वाह मिलती है, प्लस उनका जो प्रमोशन है वो भी नहीं किया जाता। इस कारण से गूगल ने भी एक्सेप्ट किया है कि $118 मिलियन वो पे करेंगे। अब जब कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ऑब्वियसली उसके बाद इनको पे करना होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.